हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम, इसके बाद हमने लिवरेज एनालिसिस कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर दिया। आज के लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। हिंदी में पूंजी संरचना इसको बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? So capital structure is the combination of capital from different source of finance. एक बिजनेस को जब भी फंड, एक कंपनी को जब भी फंड की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एक ही सोर्स से पैसा ना लेकर के अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठाना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जैसे एक कंपनी है तो उसके क्या क्या सोर्स ऑफ फंड हो सकते हैं अलग अलग। तो इसमें सबसे फर्स्ट हो सकता है इक्विटी कैपिटल। भाई शेयर इशू कर दे इक्विटी वाले और फंड रेज कर दें। कुछ जो है प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। और कुछ जो है डिवेंचर इशू कर दे, है ना। अब डिवेंचर को हम डेब्ट भी बोलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या है, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो है 10 लाख रुपए के, फॉर एग्जाम्पल के लिए। प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी 10 लाख रुपए के हैं, कैपिटल 10 लाख रुपए की हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो है आपके फॉर एग्जांपल के लिए 4 लाख रुपीज़ की, और आपका जो डिबेंचर है वो है 6 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपकी कैपिटल हो गई 20 लाख रुपीज़ की। ये है कैपिटल और ये है उसका स्ट्रक्चर। तो बन गया कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है इस कंपनी का? मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है, नहीं रिस्की है, बहुत ज़्यादा महंगा है, सस्ता है। तो इसका एनालिसिस हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर सही है या इसमें हमें किसी प्रकार का सुधार करने की ज़रूरत है? क्या इससे भी बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है या ये ऑलरेडी अच्छा है? क्या इसमें जो लोन है वो बहुत ज़्यादा है या ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के फंड यूज़ करती है कोई भी कंपनी। इंटरनल फंड में शेयर कैपिटल आ जाती है, और जो लोन होता है, डिवेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए, यह है तय करना, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिस्क, कंट्रोल और रिटर्न तीनों ही बैलेंस हो। ना बहुत ज्यादा रिस्क, ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल, और रिटर्न भी अच्छा, और कॉस्ट भी कम। तो ये जब बैलेंस मेंटेन हो जाते हैं उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इंटरनल कैपिटल 14 लाख रुपए की है और 6 लाख रुपए का लोन है। अब आइए यहां पर हम बात करते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। एक बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? एक बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे जहां पर 3 चीजें अच्छी हों: कंट्रोल, रिस्क और कॉस्ट। हमने पिछले चैप्टर के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करना सीखा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको हम ओवरऑल कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमेशा क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम। जहां से भी आप, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, लेकिन आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ। ओके। और क्या है? रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क डज नॉट बियॉन्ड टॉलरेबल लिमिट। जो फाइनेंशियल रिस्क है वो सहन शक्ति से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक हर बिजनेस की एक पावर होती है, एक लिमिट होती है, एक टॉलरेबल लिमिट होती है कि वो उससे ज्यादा लोन उठाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। उसको टॉलरेबल लिमिट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस ही आगे डूबने के चांसेस हो जाए। यानी कि लोन ज्यादा नहीं लेना है, लोन इतना लेना है जितना आप उसके ऊपर आराम से इंटरेस्ट पे कर सको। हर महीने किस्त करवाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, SIP करवा देते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम ले लेते हैं, इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो उसमें आप जब भी कोई भी किस्त कराएं, चाहे इंश्योरेंस की कराएं, चाहे इन्वेस्टमेंट की कराएं, चाहे कोई लोन की कराएं, वो इतनी कराएं कि वो टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से। यानी कि आप उसको निभा पाएं, आप उस किस्त को भर पाएं, आप उसे चूके नहीं।
ऐसी किस्त करानी चाहिए। तो ऐसे कैसे जो फाइनेंशियल रिस्क है वो टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी बिजनेस की सहन शक्ति से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट ही पूरा जितना कमाओगे वो तो इंटरेस्ट में चला जाएगा। ओके, तो रिस्क जो है वो टॉलरेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए, सहन शक्ति में होना चाहिए कि आप आराम से इसको निभा पाए और भर पाए। कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ओवरऑल। कंट्रोल, कंट्रोल का यहां मतलब बिजनेस के ऊपर कंट्रोल से है कि शेयर होल्डर टेक मेजोरिटी स्टेक, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास मेजोरिटी स्टेक होना चाहिए, मतलब कंपनी में कंट्रोल जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं हुआ, कंट्रोल अगर कहीं और चला गया, तो आपका अगर बिजनेस से इक्विटी शेयर होल्डर तो रियल ओनर हो गए, अगर उनके पास कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं, अगर इनमें बैलेंस मेंटेन हो जाता है तो एक बढ़िया सा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। इससे आपका वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दोनों इंक्रीज होगा। तो इसमें रिस्क कम होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी और आपके फर्म की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के, ताकि इसके ऊपर हम अच्छे से ध्यान दे सके हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्यों दे ध्यान, हम क्यों अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं, उससे क्या हासिल होगा? 2 चीजें, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ फर्म, जो फर्म की वेल्थ है, जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ेगी, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। बोलते हैं ना कि भाई कोई भी कंपनी जो है इतने करोड़ का, जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है तो एक वो बड़ी कंपनी मानी जाती है। फर्स्ट टारगेट 100 करोड़ होता है, फिर 1000 करोड़ होता है, फिर 5-6 हज़ार करोड़ होता है, फिर 10,000 करोड़ होता है। तो जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ता जाता है, फर्म बड़ी होती जाती है, कंपनी बड़ी हो जाती है, उसकी वेल्थ बढ़ जाती है। तो वही है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, मैक्सिमाइज होता रहेगा वो। और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो WACC, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो 2 ऑब्जेक्टिव है कैपिटल स्ट्रक्चर के, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ फर्म और मिनिमाइजिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर हमें अच्छे से स्टडी करना है तो उसकी कुछ थ्योरीज हैं। वो थ्योरी टोटल दे रखी है आपके सामने 4। इसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम, यानी कि NI अप्रोच। इसमें हम इनकम को ध्यान में रख करके कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगभग NI अप्रोच की तरह ही होती है, इसमें भी इनकम को ही ध्यान में रखा जाता है। थर्ड नंबर होती है मोदी, गिलियानी एंड मिलर, जिसको MM अप्रोच भी बोलते हैं। MM अप्रोच को स्टडी करने के 2 तरीके होते हैं, एक विथ टैक्स, टैक्स को कंसीडर करके, और एक विदाउट टैक्स, टैक्स को कंसीडर किए बिना। और लास्ट एंड फाइनल होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि नेट इनकम की बात नहीं चल रही है, नेट इनकम से पहले जो एक इनकम होती है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। क्लास 11th के अंदर हम ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उसी की बात चल रही है। तो उसके बेसिस पे कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना। तो NI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच और NOI अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच यानी कि NI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी, गिलियानी एंड मिलर यानी कि MM अप्रोच में जो विथ टैक्स वाला है, ये तीनों रेलेवेंस मानी जाती है, ये तीनों थ्योरी रेलेवेंस मानी जाती है। और जो MM अप्रोच विदाउट टैक्स है और जो NOI यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये इररिलेवेंस मानी जाती है। ओके, सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर नेट इनकम अप्रोच, जिसको हम NI अप्रोच बोलते हैं, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के अंदर हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, उससे क्या होगा? तो इसके अंदर हमको ध्यान रखना होता है फाइनेंशियल लिवरेज। लिवरेज का मतलब यहां पर रिस्क से है, तो फाइनेंशियल रिस्क बोलो या फाइनेंशियल लिवरेज बोलो, बात एक ही है ना। चाहे फाइनेंशियल रिस्क बोलो चाहे फाइनेंशियल लिवरेज बोलो, बात एक ही है। एक सेकंड में ये हटा देता हूं थोड़ा सा, हाँ जी, यहां ऑब्लिक लगा देते हैं। हाँ, चाहे फाइनेंशियल क्या बोलो रिस्क, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज बोलो। फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, हमने लिवरेज एनालिसिस वाले चैप्टर में देखा, तो वहां पर फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता था? फाइनेंशियल लिवरेज जितना सही होता है उतनी रिस्क, जितना कम होता है उतनी रिस्क कम होती है।
फाइनेंशियल लिवरेज जितना ज़्यादा आता है उतनी रिस्क ज़्यादा आती है। तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज क्या होना चाहिए? कम। तो जब फाइनेंशियल लिवरेज कम होता है, डिक्रीज होता है, कम मतलब डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है? हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अभी हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के जो ऑब्जेक्टिव थे, उसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए? कम। तो वो कम कब होगी? जब आपका फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। फाइनेंशियल रिस्क कम कब होगा? जब आप लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो लोन कम लो जिससे फाइनेंशियल रिस्क घट जाएगा, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और फाइनेंशियल रिस्क कम होगा तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये दोनों इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज, तो उससे क्या होगा? मतलब आपका कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया तो फिर आपका यहां पर ये जो है वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये रिलेशन बता दिया मैंने तीनों के बीच में। तो अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूले यूज करके ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इस नेट इनकम अप्रोच के अंदर कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म, किसी भी फर्म की वैल्यू क्या है किसी मार्केट के अंदर, उसको निकालने का सिंपल तरीका है। आप इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू पता कर लो और आपके जो डेब्ट है, लोन है, उसकी मार्केट वैल्यू पता कर लो, दोनों को जोड़ दो तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। आप इक्विटी की मार्केट वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आपके पास अर्निंग कितनी है, क्योंकि NI अप्रोच ले रहे हैं हम, नेट इनकम अप्रोच ले रहे हैं, तो EBIT लेना है, सॉरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेना है, और ESH में KE का डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की। फिर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूले से प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट दे रखा होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। अब आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, वो कैसे? EBIT क्वेश्चन में दे रखा होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो यहां निकाली है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम आती है तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम होता है और उससे वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा ज्यादा आती है। ओके, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। यहां पर ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है रामा लिमिटेड, और रामा लिमिटेड की आपको EBIT दे रखी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का मतलब आपको पता ही होगा, हमने FM स्टार्टिंग करा था तभी हमने समझा दिया था आपको, लिवरेज एनालिसिस के अंदर भी बताया था आपको, पूरा एक स्टेटमेंट बना के बताया था आपको, है ना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो आपका EBIT आ जाता है, फिर उसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो EBT आ जाता है, टैक्स लेस करते हैं EAT आ जाता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो तो पीछे बच जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो पूरा स्टेटमेंट मैंने बताया था। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं लेक्चर्स तो आपको पता होगा कि EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करने से पहले का प्रॉफिट। ओके, द कंपनी हैज 30 लाख रुपीज 10% डिबेंचर। तो ये क्या है? 30 लाख रुपीज, ये आपके डेप्ट है, और डेप्ट कौन से? डिबेंचर है, लोन है, और उस डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट क्या दे रखी है? 10% दे रखी है। क्या ही दे रखा आपको? 16%। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म पूछी है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी है। तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमसे पूछा है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, आपसे पूछा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। अब देखो बेटा, के हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही, कितनी है? 16%। तो 0.16 ले लेंगे, या आप 16 यहां लिख के या 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो कैसे आएगा? देखो, हमको EBIT दे रखा है क्वेश्चन में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBIT कितना दे रखा है? देखो, हमको दे रखा है 10 लाख रुपए का। ओके, 10 लाख रुपीज।
इसमें से अगर मैं लेस कर दूं इंटरेस्ट, लेस कर दे अगर इंटरेस्ट, वो दे रखा हमको 30 लाख के डिवेंचर है और इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखिए डिवेंचर है 30 लाख के, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो 3 लाख रुपए का आ गया इंटरेस्ट। वैसे तो अब आपके सामने बच गया है ईबीटी कितना 7 लाख, लेकिन टैक्स क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो टैक्स में मान लूंगा नील 0, तो ये आ गया ईएटी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो ये जो ईएटी है, प्रेफरेंस शेयर होते तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता, लेकिन वो है नहीं, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो लेस कर लेते, वो है नहीं। तो अब ये जो 7 लाख रुपीज आ गया है, ये क्या है, ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितना आया 7 लाख, उस 7 लाख का यूज हम यहां कर लेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 7 लाख डिवाइड बाय 0.16, तो आ गया 43 लाख 75 लाख। ओके, सेकेंड हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ फर्म, भाई फर्म की वैल्यू क्या है, अभी निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म सिंपल फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने अभी कैलकुलेट करी 43,75,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट क्वेश्चन में दे रखी है। डेब्ट कितने हैं, 30 लाख के डिवेंचर है 10% वाले, तो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, तो वही मार्केट वैल्यू है उसकी, तो 30 लाख ऐड कर दो, तो आपके सामने वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 73,75,000। थर्ड नंबर हमसे पूछा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो भी निकाल देते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, ये देखो, ये रहा EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT कितना है इसके अंदर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वेश्चन में दे रखा था, पहले से मैंने यहाँ लिखा भी था, ये रहा EBIT लेना है बेटा, ये नहीं लेना है, ESH नहीं लेना है। EBIT कितना 10 लाख, तो 10 लाख है आपका EBIT और वैल्यू ऑफ फर्म ये रहा 73,75। अब 10 लाख में अब 73,75 लाख का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, 10 लाख डिवाइड बाय 73,75,000 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ रहा है 13.60%। व्हाट इज दिस, दिस इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो आ गया आपका। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट मेथड, और ये चैप्टर क्या है उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका नेक्स्ट मेथड ट्रेडिशनल अप्रोच, और मैं ट्राई करूंगा कि एक ही लेक्चर में ये दोनों करवा दूं, फिर हम नेट इनकम अप्रोच मेथड करेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दबा करके। आपका अपना ही चैनल है, सॉरी चैनल है आपका अपना ही, तो इसको, इस फैमिली को और बड़ा करते हैं, चैनल को बड़ा करते हैं मिल करके, और कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और अगर अच्छा लगे तो बस आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।